और बच्चों, आज हम लोग बेसिक बायोमोलिक्यूल्स का सेकेंड लेक्चर करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में ही हम लोग आज सेकेंड लेक्चर करेंगे। लेक्चर सेकेंड। अब लेक्चर सेकेंड है तो ये बात तो तय है कि लेक्चर फर्स्ट हो चुका है, बस एक लेक्चर इसके ऊपर हो चुका है। जो फर्स्ट लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों की बात की थी, जैसे कि एसिड सोल्यूबल पूल की बात कर ली है हम लोगों ने, एसिड इनसोल्यूबल पूल की बात कर ली है हम लोगों ने इसमें पॉलीमेरिक सब्सटेंस, नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस के बारे में बात की है, और हम लोगों ने उसके अंदर मेटाबोलाइट्स के बारे में बात की थी। मेटाबोलाइट्स पार्ट ऑफ सेल, या फिर ऐसा कोई केमिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, पार्ट ऑफ सेल या कोई स्ट्रक्चर जो सेलुलर हो, लिविंग सेल का हो, और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उसे हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। मेटाबोलाइट्स दो तरीके का होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जिसका काम फिजियोलॉजिकल है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिसका काम अब तक एग्जैक्ट हम लोगों को आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। कोई कहता है कि उसका फंक्शन जो है फिजियोलॉजिकल हो सकता है, कोई कहता है कि उसका फंक्शन प्रोटेक्टिव हो सकता है, कोई कहता है उसका फंक्शन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होता है। कुछ ऐसे भी है जो हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, कुछ ऐसे भी है जो हमारे लिए इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उसके कोई एक काम डिफाइन नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक ऐसे मेटाबोलाइट्स है जिसका फंक्शन अननोन है। एनसीईआरटी ऐसा बोलता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ही हमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल तो हमने कर लिया था। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात तब हुई थी, एक सेकेंड, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में तो बात कर लिया था। मेटाबोलाइट्स एक प्रीवियस लेक्चर की मैं बात कर रहा हूं। लास्ट में हम लोगों ने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बताया था, इसका फंक्शन कैसा होता है, तो फिजियोलॉजिकल होता है। ये भी हमने बता दिया था, फिजियोलॉजिकल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, यानी बॉडी फिजियोलॉजी में कहीं ना कहीं ये पार्टिसिपेट करता है। इसका फंक्शन फिजियोलॉजिकल होता है, बॉडी फिजियोलॉजी में कहीं ना कहीं ये पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि कौन कौन सा आएगा जो प्राइमरी मेटाबोलाइट से, जैसे ग्लूकोज आ सकता है, अमीनो एसिड आ सकता है, पॉलीसेक्राइड स्टार्च आ सकता है, इस तरह की चीजें, कोई सेलुलोज आ सकता है, इस तरह की चीजें आ सकती है इसके अंदर जो बॉडी फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व है। बॉडी फिजियोलॉजी जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, उनमें ये सारी चीजें होती है, ट्रांसपोर्टेशन है। बस अब आगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हम लोगों ने इतना बात किया था कि इसका फंक्शन कोई फिक्स नहीं है, इसका फंक्शन जो है अननोन है, नॉन आइडेंटिफाइड है। फंक्शन में हम लोगों ने लिख लिया था, बता दिया था कि फंक्शन अननोन है, ऐसा मान नहीं सकते कि क्या है। इनमें से कुछ ऐसा है जो हमारे लिए इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस रखता है, कुछ ऐसा है जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता है, कुछ ऐसा है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। बहरहाल हम लोग इस लेक्चर के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल पे काम करेंगे। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, इसे देख के पता चलेगा। हम लोगों ने कहे थे कि फर्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का होगा उसमें हम लोग टेबल की भी बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में जहां जहां टेबल आ रहा है हम उसकी भी बात करेंगे। वैसे बाकी पार्ट में भी जहां जहां टेबल आएगा, जो एनसीईआरटी का टेबल है उसकी बात करेंगे। ये एक एनसीईआरटी का टेबल है, उसमें आप देखोगे एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बेसिकली ये एनसीईआरटी के टेबल है, उसी को मैं लिखने जा रहा हूं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स याद आपको करना है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। आजकल नीट में एक क्वेश्चन इससे आता है, एक क्वेश्चन आजकल आ रहा है नीट के अंदर इसका, मतलब करंटली पैटर्न पे, जो करंट पैटर्न है उस पर कंटिन्यूअस इस तरह के एक क्वेश्चन इधर से आ रहा है। हर साल ही मिलेगा एक क्वेश्चन। अब बस एक छोटा सा टेबल है 4 नंबर का, आपका फायदा है। इसके अंदर क्या क्या, सबसे पहला एग्जांपल ले रहा, पिगमेंट्स भी आते हैं, पिगमेंट्स भी इसके अंदर एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। और अल्कोलाइड्स भी एग्जांपल में आते हैं। चलो दूसरा हम लिख रहे हैं, अल्कोलाइड्स भी एग्जांपल में आते हैं। अल्कोलाइड्स भी एग्जांपल में आते हैं। इसके अंदर हम लोग
टर्पेनॉइड्स भी एग्जाम्पल में देखे, टर्पेनॉइड्स भी एग्जाम्पल में देख रहे हैं। इसके अंदर हम एसेंशियल ऑयल की भी बात करेंगे कि हम एसेंशियल ऑयल भी हम देखते हैं। एसेंशियल ऑयल एनसीईआरटी के हिसाब से पिगमेंट में भी कौन कौन से पिगमेंट जो तुम्हें याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस, इस पे जो क्वेश्चन आता है दो तरीके से आता है। एक तो डायरेक्ट तुमसे पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अब उसमें से ये कुछ भी हो। एक क्या करता है कि बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को एक साथ देके मैच ऑफ द फॉलोइंग करवाता है, जो आजकल आ रहा है मैच ऑफ द फॉलोइंग, पिगमेंट, अल्कोलाई, टर्पेनॉइड एंड एसेंशियल ऑयल। और दूसरी तरफ इनके एग्जांपल्स। तो याद रहना चाहिए कि पिगमेंट्स में कौन कौन सा, पिगमेंट बहुत सारे होते हैं, क्लोरोफिल भी होता है, पर एनसीईआरटी वाला याद रखना है कौन कौन से, कैरिटोनाइड्स, कैरिटोनाइड्स एंड एंथोसियानिन, एंथोसियानिन, सियानिन, ये दो याद रखना है एग्जैक्टली, इट इज बहुत ज्यादा याद नहीं रखना। अल्कोलॉइड्स एक तरह का ड्रग्स की चीजें हैं, नशीला पदार्थ। अल्कोलॉइड्स क्या, नशीला पदार्थ, जैसे कि मॉर्फिन एंड कोडीन, कोडीन एंड मॉर्फिन, मॉर्फिन एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें, कोडीन और मॉर्फिन। ये ध्यान देना कि अल्कोलॉइड्स में कौन से, हर वो नशीला पदार्थ, अल्कोलॉइड्स, निकोटीन भी अल्कोलॉइड्स होता है, कोडीन एंड मॉर्फिन हो गया। पिगमेंट में कैरोटीनॉइड, एंथोसियानिन, नॉट ए क्लोरोफिल, यहाँ क्लोरोफिल नहीं डाला है, तो जो लिखा है वही याद करना है, एनसीईआरटी को मानना है, होते तो और भी है। टर्पेनॉइड्स में एनसीईआरटी ने लिखा है मोनोटर्पिन्स, मोनोटर्पिन्स, मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, ये हुआ। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल आता है, लेमन ग्रास ऑयल। लोग इसे अपना फैट एंड अपने कोलेस्ट्रॉल भी डिक्रीज करते हैं, स्लिम ट्रिम बनने के लिए एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल, लेमन ग्रास ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे, लेमन ग्रास ऑयल स्पेशली, और भी बहुत सारे हैं, और बहुत सारे काम इसका और है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये -डिग्री वाली टेम्परेचर में भी फ्रीज नहीं होता। तो जनरली तो ऑयल को अगर सर्दी में देखोगे तो गाढ़ा हो जाता, कड़वा तेल भी जो आता है ये सरसों का भी गाढ़ा हो जाता, नहीं और कम कर देते तो शायद वो जम ही जाता। अगर मान लिया यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस कभी हुआ नहीं है, अगर मान लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, उसमें तुम तेल की हालत देखो, कश्मीर वगैरह चले जाओ, वहाँ पे तेल की हालत देखो कैसी हो जाती है। लेकिन एसेंशियल ऑयल ऐसा है जो ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा लिक्विड स्टेट में ही पाया जाएगा। इसकी एक सबसे अच्छी खास बात यह है, ये आपको एक याद रखना है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, कौन सा, पांचवा, टॉक्सिन। टॉक्सिन कौन आएगा, इसमें मेरे से बड़ी गलती हुई थी, क्योंकि टॉक्सिन में हमने कोडीन और मॉर्फिन के लिख दिया, वो नशीला पदार्थ है, टॉक्सिन में नहीं रखना। टॉक्सिन में जो रखना है एनसीईआरटी के हिसाब से, वो रखना क्या है तुमको, एब्रीन, मार्कर चेंज करते हैं, अब्रीन और रिसीन रखना है, एब्रीन एंड रिसीन रखना है, रिसीन, इस तरह की चीजें, अब्रीन और रिसीन रखना है तुमको इसमें, ठीक है, ये वाली। और यही चीज हमको याद नहीं आता, मिस आउट, अब्रीन और रिसीन पर ध्यान ही नहीं है, क्योंकि ये बड़ा कॉमन टॉक्सिन है ही नहीं जो आदमी को याद हो। इस मैच ऑफ द फॉलोइंग आता आसान है और हर साल ही आना है, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से, यही टेबल, पर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होगा तो फायदा है, वरना ये होगा ये कि आप अपने जाने से सही करके आओगे, नंबर आना चाहिए था बायो में 300, आ रहे हैं 250, ऐसा भी होता ही रहता है। क्योंकि वैसे भी नीट एग्जाम देने के बाद चेक नहीं करते। डेफिनेटली अगर तुमको पता है बहुत अच्छा पेपर गया है, पूरे का पूरे कर दिए हो, तो हिम्मत रहती है चेक करने की। लेकिन 600 से लेकर 650 के बीच वाले अक्सर वो चेक नहीं करते, 550 से लेकर समझो 650 तक वो चेक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। रिजल्ट आएगा जो होगा, मेरे चेक करने से रिजल्ट बदलने का नहीं है, इसलिए चेक नहीं करते। और उनको लगता है कि अरे मेरा 600 प्लस में तो आ ही रहा होगा,
लेकिन ऐसे बहुत सारी गलतियां वो नीट करवा देता है। इस साल भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बेहद आसान थे, लेकिन बहुत आसानी से हो भी गए, लेकिन गलतियां बहुत हो जाती है जब वो मैच ऑफ द फॉलोइंग, हालांकि मैच ऑफ द फॉलोइंग इस साल जितना आसान था उससे पहले कभी इतना आसान मैच ऑफ द फॉलोइंग नहीं आया, और शायद आगे भी ना आए उतना आसान। तो बायो में जितनी चीजें हैं ना एकदम सीक्वेंस में याद होना चाहिए, मेमोरी आपके बहुत अच्छा काम करना चाहिए। नीट इज नथिंग बट जस्ट एक मेमोरी टेस्ट है। आगे भी आपको दवाइयों का नाम याद करना है, सिम्टम्स का नाम याद करना है, और उसी के हिसाब से आपको इलाज करना है। इसीलिए जो क्वेश्चन वो दे रहे हैं वो इसी पैटर्न के हिसाब से दे रहे हैं कि आपका मेमोरी टेस्ट हो सके, बेहतर से बेहतर मेमोरी होना चाहिए। ये वहां अपना टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स हो गए, ठीक है। और क्या होगा इसमें, अल्कलाइड्स है, टर्पनाइट है, एसेंशियल आयल हो गया, टॉक्सिन्स हो गए। पॉलीमेरिक सब्सटेंस भी एक होगा उसके अंदर, पॉलीमेरिक सब्सटेंस भी होगा उसके अंदर। मेरे पास यार जो भी, इसलिए मैं तो ही नहीं है, ठीक है। एक है आपका लेक्टिन, लेक्टिन्स का, इसका भी एग्जांपल याद रखना मुश्किल रहता है। और एक है लास्ट में, ड्रग्स नहीं है ना, अभी तक नहीं आया ना, ड्रग्स, ड्रग्स ये याद रखो। और लास्ट में 8वें नंबर पे तुम पॉलीमेरिक सब्सटेंस याद रखो, पॉलीमेरिक सब्सटेंस याद रखोगे, पॉलीमेरिक सब्सटेंस याद रखोगे। देखो लेक्टिन में अजीबोगरीब नाम मिलेगा, लेकिन नाम तो है कौन का ना वालिन ए। अब नाम को पढ़ना ही मुश्किल पड़ता है, कॉनकाना, कॉनकाना याद कर लो, वलीन याद कर लो, कॉनकाना वलीन ए। किस में आ रहा है याद रखना है, लेक्टिन एलसी, ये याद रखना। टॉक्सिन के लिए तार याद रखना, तार, टॉक्सिन अब्रीन और रेसिन का होता है टॉक्सिन के लिए। एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, ये सीधा मार दोगे, इसमें कोई चक्कर नहीं होता। टर्पेनाइड्स, मोनोटर्पाइन्स, डाइटर्पिन मिल रहा है, मार दोगे, आएगा ऑप्शन में। अल्कोलाइड में, अल्कोलाइड नशीला पदार्थ है, तुम्हें मालूम है कोरेक्स, कोडीन, कोडीन ही होता है कोरेक्स में, ठीक है। मॉर्फिन वगैरह नशीला पदार्थ का ही नाम है, इतना पता है, पूरे बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते ये तो पता पड़ गया, कोडीन और मॉर्फिन एक नशीला पदार्थ है। तो अल्कोलाइड्स का मतलब नशीला पदार्थ होता है, ये नशीला चीजों के लिए होता है। आंखें नशीला है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अल्कोलाइड नहीं कह सकते उसको, किसी किसी की आंखें नशीली होती है, वो कहते हैं कि तब उसके लिए नहीं कि तुम्हारी आंखें अल्कोलाइड से, ऐसा मत बोल देना, अजी अच्छा नहीं लगेगा वो। और लड़की को बोल दिया, उसको समझ नहीं आया तो वो समझेगी कि कुछ गंदा ही कुछ कह रहा है, बस गाली बक देगी। देखो नशीला पदार्थ, पिगमेंट तो कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन पिगमेंट्स होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अक्सर क्या होता है, मेरे को जो होता था वो इसमें होता था, टॉक्सिन का नाम ही याद नहीं रखते थे, इसलिए वो बनाया तार, टॉक्सिन अब्रीन रेसिन, तार। और एलसीडी होता है ना, एलसी लैक्टिन से कॉन्कावेलिन, और कोई सी से है नहीं, कोडीन को अलावा, कोडीन को हम जानते हैं। ड्रग्स में विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन एंड कुकुरमिन, ये भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये हम लोग इस तरह के ड्रग्स का नाम नहीं सुने होते हैं जनरली। विन ब्लास्टिन और दो नाम ही है, कुकुरमिन, कुकुरमिन, कुकुरमिन एक्सेट्रा, ये दो हमें याद रखना होता है। तो ड्रग्स में आता है ये, इसको भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए हम बना देते हैं, हम वीसीडी का नाम तो सुना होगा, वीसीडी, इसीलिए विन ब्लास्टिन कुकुरमिन ड्रग्स। तो उल्टा याद करो, ड्रग्स जो है दो होता है, ड्रग्स जो है दो होता है, एक कुकुरमिन होता है, एक कुकुरमिन होता है, और एक जो है विन ब्लास्टिन होता है। तो ये दो तीन चीजें हैं जहां पे इस्तेमाल तुम करोगे, क्योंकि इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग आएगा, जानबूझ के ऐसा वाला आएगा जो कंफ्यूज कर जाओ। तो तीन चीजें तुम्हें याद रखनी है, तार वाला, एलसी और वीसीडी। बाकी चीजें तुमको याद रहेगी, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, सेलुलोज पॉलीमेरिक है, सेलुलोज लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेलुलोज लिखा हो सकता है पॉलीमेरिक सब्सटेंस में, रबर लिखा हो सकता है, गम्स लिखा हो सकता है। तो रबर,
क्या हो रहा है जी? रबर, रबर, गम एंड सेलुलोज। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना याद कर लेना है आपको और अभी याद हो जाएगा। जैसे कि एक बार आंख बंद करके सोचो, पिगमेंट्स में क्या आ रहा है, कैरोटीनॉइड सारा, एंथोसियानिन आ रहा है, दूसरा उसके पिगमेंट में ऐसे याद रखोगे ना, पिगमेंट्स सीक्वेंस में याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद कर लो। जैसे पहला था पिगमेंट्स है, दूसरा अल्कोलाइड्स है, तीसरा टर्पेनॉइड्स है, चौथा जो है एसेंशियल ऑयल है, और जो पांचवा है वो टॉक्सिन है आई थिंक। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या लैक्टीन है, लैक्टीन के बाद ऐसा कुछ है, लेक्टिन के बाद जो है ड्रग्स होगा, ड्रग्स के बाद पॉलीमेरिक सब्सटेंस होगा। तो एक सीक्वेंस में है। अब देखो तो मैं यहाँ किसी मैं पूछूं ड्रग्स, तो ड्रग्स के लिए वीसीडी याद रखोगे, विनब्लास्टिन एंड कुकुरमिन। तो मैं पूछूं क्या, तो मैं टॉक्सिन, तार याद रखो, टॉक्सिन के लिए एब्रिन और रेसिन। अच्छा, पॉलीमेरिक सब्सटेंस सब रबर, गम एंड सेलुलोज, ये तो को सब याद रखते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स में एंथोसियानिन है, अल्कोलाइड्स में कोडीन और मॉर्फिन है। इस तरीके से याद रखो, आंख बंद करके याद रखा करो, एनालाइज कर लिया करो 3-4 बार आंख बंद करके। जब एक क्या कहते हैं इसको, पेनफुल रिवीजन बोला करते हैं हम लोग, आंख बंद करें और एक सीक्वेंस से पढ़ते हुए चले गए, इसको पेनफुल रिवीजन करते हैं। लेकिन दिस इज द वे ऑफ क्वालिफाइंग नीट या डॉक्टर बनने का बेहतरीन रास्ता, यही पेनफुल रिवीजन है बट सक्सेसफुल रिवीजन है। वरना बहुत से लोग कॉपी किताब को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं और उनको एक पेज भी याद नहीं होता ठीक से। तो मैं आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक काम करता हूं कि मैं तुम्हारे पास थोड़ी सी एनसीईआरटी की बात कर लेता हूं। और एनसीईआरटी में मैं, जो मेरा है, नहीं फाइल सेव नहीं हुआ, तो फाइल सेव नहीं हुआ तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे चलना पड़ेगा और हम लोग बात सीधा कर लेते हैं 11th की एनसीईआरटी की। मैं इस टेबल को दिखा रहा हूं। हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस वगैरह सब पढ़ लिया था, इनऑर्गेनिक एनालिसिस शायद रह गया था ना, इनऑर्गेनिक एनालिसिस रह गया था, तो मैं यहीं पे दिखाता हूँ। इनऑर्गेनिक एनालिसिस था, मे बी मैं इनऑर्गेनिक एनालिसिस पत्ती उत्ती को, अच्छा पॉलीमेरिक सब्सटेंस तक हो गया था। ठीक है, जहाँ पे पत्ते वत्ते को सुखाए थे, ड्राई लिप्स वगैरह सब कुछ हो गया था। तो तुम देखोगे यहाँ पे पढ़ ले सकते हो, इतने में अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस तुम्हें क्या करना है, ये टेबल को याद रखना है। टेबल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी का है, वरना दे डॉक्टर बनाना है। अब इतना भी मेमोरी टेस्ट नहीं करो, इतना भी मेमोरी टेस्ट नहीं करो कि टेबल ही दे दो। लेकिन क्या करें, अभी फिलहाल नीट का लेवल कुछ ऐसा ही है। मैं इस टेबल को बात कर लेता हूं। तुम इसी के देखो, ये हाइड्रोजन, अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी। पहले जो है अर्थ क्रस्ट है, ये वाली चीज है अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, यहाँ पे लाइन दे, और ये जो है ह्यूमन बॉडी का हाइड्रोजन। अर्थ क्रस्ट में उसका परसेंटेज 0.14 है, ठीक है, मिट्टी के अंदर की बात हो रही है। और बॉडी में हाइड्रोजन की, बॉडी में ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये 0.5 है। ये कुछ है हाइड्रोजन का, तो याद रखोगे। हाइड्रोजन का जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ई फॉर अर्थ क्रस्ट और एच फॉर ह्यूमन लिख रहा हूँ। तो ये 0.14 एंड 0.5 हाइड्रोजन तुम याद रखोगे। कार्बन का याद रखोगे, कार्बन 0.03, तुम्हें देखते अभी एटमोस्फेयर में यही रेट है, यही परसेंटेज के हिसाब से है, ये परसेंटेज के हिसाब से है, ठीक है, ये परसेंटेज के हिसाब से है। और 18.5%, मतलब देना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये 2-3 चीजें तुम्हें याद रखनी है। ऑक्सीजन का 46.6% और 65.0% जो होता है वो जो है ह्यूमन बॉडी का है। नाइट्रोजन में जो होता है, नाइट्रोजन में होता है वो बहुत ही लिटिल होता है,
नाइट्रोजन का बॉडी में अर्थ क्रस्ट में बहुत लिटिल होता है, लेकिन NO3 के प्लस में बॉडी में हमारे नाइट्रोजन होना जरूरी है, तो वहां पे होता है। एक ये भी तुम डाटा याद रख सकते हो, ठीक है। सल्फर, फास्फोरस, सोडियम ये सब नहीं पूछा जाएगा। बाद में ये सिलिकॉन जो है ना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है कि एक जगह नेग्लिजिबल है और एक जगह है, तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए। अडेप्टेड फ्रॉम द एनसीआर राव अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद, फ्रॉम CNR राव, इन्होंने ये लिया है। एक इंडिया के कोई है जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी प्रेस है हैदराबाद, वहाँ पे काम करते थे ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, और उन्होंने ये डेटा एनालाइज किया था। तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा अगेन अगर यहाँ पे आते, एक ये, और इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था कि सोडियम होता है, पोटेशियम इनऑर्गेनिक अगर उन्होंने इनऑर्गेनिक करवाया होगा कि इनऑर्गेनिक एनालिसिस के बाद क्या क्या चीज़ें हमको मिले, वो सारी चीज़ें हैं। देखो ये फॉस्फेट है, सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखना है। ये यहाँ जरूरी नहीं है इतना, ठीक है। अब ये ज्वेटर आयन है, अभी हम बताते बात करते हैं ज्वेटर आयन के ऊपर। और ये अपना टेबल देखो, ये अपना टेबल है, ये अपना टेबल है, ये अपना टेबल है। थोड़ा सा ये टेबल है, ये क्या छोटा हो गया इतना सारा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये कोई इशू है नहीं, वैसे तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अलग करना चाह रहा हूँ। तो आ गया, आप भाग के दिखा। चलो पिगमेंट्स में मैंने कहा था कि दो ही याद रखना, एंथोसिन ATC लिखा है, मतलब और पिगमेंट्स हो सकते हैं लेकिन याद नहीं करना। उसी तरीके से मॉर्फिन और कोडीन में भी ATC लिखा, मतलब और भी है, याद नहीं करना। ये वाला मोनोटार्पिन से डाइटार्पिन से और भी है, याद नहीं करना, ठीक है। टार्पेनाइड्स में, ठीक है। ऐसे मैंने पार्टेट हम बोलते थे, पार्टेट LDPS, तो कौन कहाँ पे है ये हम ऐसे याद सीक्वेंस में याद करते थे। इसकी जरूरत नहीं, खामा कंफ्यूजन मत रखो। एसेंशियल ऑयल के लिए याद रखो लेमन ग्रास ऑयल, क्योंकि तुम्हें नीट देना है, ऑप्शन भी होते हैं, क्वेश्चन भी होते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है जनरली, एब्रिन और रेसिन है, लैक्टिन है, कौन कैना वलिन ए, ठीक है। ड्रग्स में वीन ब्लास्टिन एंड कुरकुमिन है, मैंने गलत लिख दिया था, कुकुरमिन नहीं है, कुरकुमिन है, कुरकुमिन और एक्सेट्रा और भी है, रबर, गम, सेलुलोज, बस। तो हम लोग एनसीईआरटी पे ही है, बिल्कुल एनसीईआरटी के ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल हूबहू, और हम खेला नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास चैप्टर के अंदर घुस के अच्छी बात करने का वक्त आ गया है। एक मिनट देख रहा हूं। चलो अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं सीधा बायोमोलिक्यूल्स, हमारा चैप्टर चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स में दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं भाई, एसिड सोलेबल, पूल इनसोलेबल, पॉलीमेरिक, नॉन पॉलीमेरिक तो पढ़ा एक तरीके से। और हम इस चीज को समझते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स दो तरीके से होते हैं। एक को मैं कहता हूं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, और दूसरे को मैं बोल रहा हूं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स
बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये छोटे साइज का है, स्मॉल साइज का है, यानी स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज है। माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो का मतलब बड़ा, बिग साइज। लेकिन बिग का मतलब ये नहीं कि मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, ये भी माइक छोटा ही होगा। ये बिग बिग साइज का होता है। ठीक। इसके अंदर सारे के सारे जो है कौन आएंगे, एसिड सोलेबल पूल वाले आ जाएंगे इसके अंदर, एसिड सोलेबल पूल वाले। जैसे कि शुगर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, शुगर आएगा। और क्या, फॉस्फोलिपिड आ सकता है आपका, लिपिड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फॉस्फोलिपिड आ गया आपका। कोलेस्ट्रोल आ सकता है यहाँ पे आपका। नाइट्रोजनस बेस आ सकता है यहाँ पे आपका। न्यूक्लियोटाइड आ सकता है यहाँ पे आपका, ठीक है, पेप्टाइड से। अमीनो एसिड्स आ सकते हैं यहाँ पे। इस तरह की चीजें, मतलब क्या दिख रहा है हमको, सारे के सारे क्या है, एसिड सोल्यूबल पूल वाली चीज है, एसिड सोल्यूबल पूल वाली चीज है। तो वही याद कर लो सीधा कि एसिड सोल्यूबल पूल वाली सारी चीजें आ जाएगी, अलग से कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। वहां पे बिग मॉलिक्यूल्स है तो वही इनसोल्यूबल वाली चीज याद रख लो। एसिड इनसोल्यूबल पूल में एक चीज है, पॉलीमेरिक सारे। भाई पॉलीमेरिक सब्सटेंस को याद रखो कि ये पॉलीमेरिक है या नॉन पॉलीमेरिक है। एसिड सोल्यूबल पूल ना, क्योंकि इसमें ना एसिड सोल्यूबल पूल में फैट नहीं आता था, फैट इनसोल्यूबल की तरफ था, फैट नहीं आता था। इसमें फैट भी है, तो तुम इसको याद रखो कि जितने भी नॉन पॉलीमेरिक है वो है, जितने भी नॉन पॉलीमेरिक है वो ये है, उसी को हम बायो माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। और ये पॉलीमेरिक वाली चीजें यहां पे आ जा रही है, पॉलीमेरिक वाली चीजें यहां पे आ जा रही है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस वो सब के सब यहाँ पे आ जाएंगी। कौन कौन से है पॉलीमेरिक सब्सटेंस, अगर तुम ध्यान से देखो, याद करो, अपने दिमाग पर जोर डालो, तो कौन कौन सा था अपने पास। एक था पॉलीसेकेराइड था, और कौन था, पॉलीसेकेराइड था, और कौन था, प्रोटीन था, प्रोटीन था। ये सब क्या है, पॉलीमेरिक, पॉलीमर से बने हुए ना, लार्ज पॉलीमर है इसके। पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन है, निक्लिक, पीपीएन, निक्लिक एसिड, पीपीएन, निक्लिक एसिड। निक्लिक एसिड का मतलब डीएनए और आरएनए, ये दोनों क्या है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। और एसिड इनसोल्यूबल पूल है। लेकिन एसिड इनसोल्यूबल पूल में से यहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड भी निकल के चला जाएगा। इसीलिए बायो मैक्रोमोलिक्यूल को तुम याद रखो नॉन पॉलीमेरिक से, बायो मैक्रोमोलिक्यूल को तुम पॉलीमेरिक से याद रखोगे। ये बाद में याद नहीं करना पड़ेगा, अलग से रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, सिमिलर चीज है। ठीक है, अब हम लोग पूरा जो है बेसिक बेसिक एनसीईआरटी की बात कर चुके हैं। अब हम वो बात करेंगे जो सभी करते हैं, अमीनो एसिड की। ये हम जो बात कर रहे थे ये आखिर स्किपेट होता है, लोगों के पास से स्किप मिलेगा। तो हम वो बात करेंगे जो अब सभी करते हैं, नाम है अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड। सबसे पहले अमीनो एसिड के बारे में एक ऐसा पूल है, एएसपी है या एआईपी है, हम सब जानते हैं एएसपी है, एसिड सोलेबल पूल है, एसिड सोलेबल पूल है, एसिड सोलेबल पूल में आता है। कौन आता है, हमारा अमीनो एसिड एसिड सोलेबल पूल में आता है, एसिड सोलेबल पूल में आता है। ये अमीनो एसिड एसिड सोलेबल पूल में आता है। एसिड सोलेबल पूल में क्यों आता है, क्यों आता है, मन करता है इसलिए आता नहीं, इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टॉन से कम है, इसीलिए ये एसिड सोलेबल पूल में आता है। ठीक है, तो सबसे बेसिक बात इसके बारे में ये। दूसरी बेसिक बात की ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ मीथेन है, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ मीथेन। मीथेन का नाम सुना होगा, ये तो कोई भी सुना होगा, ये एक एल्केन है, सबसे छोटा एल्केन यही है, उसका सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ मीथेन, उसका सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी है उसका सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ मीथेन। यानी कि अगर तुम मीथेन के अंदर कहते हैं कि एक ऐसा मीथेन जिसके अंदर अमीन ग्रुप मौजूद होना चाहिए और
कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए मौजूद, तब ये अपने आप जो है अमीनो एसिड बन जाएगा। यानी कि अमीनो एसिड कंटेन दो तरह के ग्रुप है। कंटेन अमीनो एसिड कंटेन अमीन ग्रुप या अमीनो ग्रुप होता है एंड एसिड ग्रुप होता है। एसिड ग्रुप होता है, अमीन ग्रुप होता है और एसिड ग्रुप होता है। अमीन ग्रुप होता है, एसिड ग्रुप होता है। देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक मीथेन है, एक मीथेन है, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन है। ये हाइड्रोजन हम रहने देते हैं और बाकी हम बदल देते हैं। इस तरफ हम डाल देते हैं COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड ग्रुप, और इस तरफ हम डाल देते हैं NH2 अमीन ग्रुप। यही हाइड्रोजन निकल गया ना, हाइड्रोजन अमीन ग्रुप। और ये जो है ना, ये वाला बड़ा प्यारा सा R कहलाएगा। R मतलब क्या होगा, ये वेरिएबल ग्रुप। हाँ, अभी ये बन गया एक अमीनो एसिड। अब मीथेन ही क्या बन गया, अमीनो एसिड। वेरिएबल ग्रुप है ये। कौन है वेरिएबल ग्रुप, ये R है वेरिएबल ग्रुप। ये वेरिएबल ग्रुप है R वेरिएबल ग्रुप है, R वेरिएबल ग्रुप है। ठीक है, R जो है एक वेरिएबल ग्रुप है। ये जो है एक अमीन ग्रुप है। ये जो है क्या है, एसिड ग्रुप है। और ऊपर क्या है, हाइड्रोजन। ये तुम्हारा R चेंज होता रहता है। यानी पूरे स्केलेटल सिस्टम में, इस अमीनो एसिड के स्केलेटन में 3 चीजें हमेशा कॉमन, सब में अमीन ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप हम इसको कहेंगे, और सब में एसिड ग्रुप होगा, सब में ये हाइड्रोजन होगा। कोई चीज बदल सकता है तो ये बदलता जाएगा, अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड आते जाएंगे। यानी कि टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन आर ग्रुप्स, टाइप्स ऑफ आर ग्रुप्स। आर ग्रुप का इंपॉर्टेंस के ऊपर ही टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड तय होंगे। बाद में हम पढ़ेंगे कुछ बातें और अमीनो एसिड के बारे में, कि अमीनो एसिड के चारों तरफ डिफरेंट 99.9% यही है कि इस अमीनो एसिड के अंदर जो कार्बन है उसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। देख रहे हो ना, चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। यहां पे एक अलग ग्रुप है, यहां पे एक अलग ग्रुप है, और ये तो आर ग्रुप है, और ये जो है H ही रहेगा। तो इसका मतलब कि ये कार्बन कैसा कार्बन हो गया, काइरल कार्बन हो गया। काइरल कार्बन आपने जीओसी में पढ़ा होगा, जब आप ऑप्टिकल आइसोमर पढ़े होंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमर में ये बात होगी कि अगर कोई कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो और चारों तरफ उसके डिफरेंट ग्रुप हो, चारों अलग अलग ग्रुप हो, 4 बॉन्ड बना सकता है सिंगल बॉन्डेड। अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो वो 4 बॉन्ड बनाया होगा। 4 बॉन्ड बनाया है और चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया है, तो वो कार्बन कैसा होगा, काइरल कार्बन होगा। अगर कायरलिटी आ जाती है तो फिर ऑप्टिकल आइसोमर होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। इसका मतलब हम मानते हैं, कहते हैं कि अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली अमीनो एसिड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्टिव रहता है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि काइरल कार्बन है, इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव हम कहेंगे सिंपली।
क्या कोई ऐसा अमीनो एसिड हो सकता है, क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो इसमें हो सकता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो? सिर्फ एक ही अमीनो एसिड ऐसा है, 20 अमीनो एसिड है हमारे पास, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मिला के हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स है। उस 20 में से एक अमीनो एसिड ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा? ये रहा इसका सबूत, ये रहा इसका सबूत। ये मेरे पास कार्बन है, चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ नहीं होगा तो बन क्या जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये H है, इस तरफ तो तय है कि इधर क्या होगा? एसिड ग्रुप होगा। इस तरफ का तो तय है कि इधर क्या होगा? NH2। अब जो बदल सकता वही बदल सकता है। अगर R ग्रुप, यहां पे कहूं कि R ग्रुप ही H हो जाए तो, R ग्रुप की जगह ही पे H आ जाए तो फिर क्या होगा? यहां पे H लगा दोगे, ऊपर भी H नीचे भी H, डिफरेंट ग्रुप नहीं रहा, कायरलिटी नहीं आया, नो कायरल, ये नो कायरल और ये कायरल नहीं है तो कंपाउंड क्या होगा? ये अमीनो एसिड क्या होगा? अमीनो एसिड क्या होगा? अमीनो एसिड क्या होगा? अमीनो एसिड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाले हैं। और ऐसे अमीनो एसिड का नाम क्या है? बाद में हम और कर सकते हैं, इसका नामकरण करेंगे, लेकिन इसका नाम हम अभी लिख देते हैं। इसका नाम हम लिख देते हैं अभी। ये है ग्लाइसिन। जो पूरे अमीनो एसिड एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो 20 अमीनो एसिड हमें पढ़ना है, उसमें से एक अमीनो एसिड ग्लाइसिन ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि यहां कायरलिटी नहीं है। और कार्बन, ये कार्बन के बारे में एक बार और, ये तो कायरल है जिसकी वजह से ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव की बात हमने कहा। दूसरी चीज कि इस यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में जो कार्बन होता है यहां पे, तो एक अल्फा कार्बन का कॉन्सेप्ट भी सुना होगा आइसोमर में, अल्फा कार्बन, इसको हम अल्फा कार्बन भी कहेंगे कि भाई फंक्शनल कार्बन के जस्ट बगल में जो कार्बन अक्सर होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, उसके बगल में होता है तो बीटा बोलते हैं। अल्फा बीटा ऐसा सुनते रहे होगे आइसोमर के अंदर, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अक्सर सुना करोगे, जाके बाद में पता चलेगा तुमको। ये कार्बन का एक और नाम दिए कि ये कार्बन कैसा कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन है। यानी अमीनो एसिड के अंदर जो कार्बन है 99.9% तो कायरल है, एक नॉन कायरल है, ठीक है, और अल्फा कार्बन है। ये बात सबके लिए तय है। तो कार्बन अल्फा है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाता है और उसके बगल वाला कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, सिंगल बॉन्डेड भी है। तो इसीलिए हमारे पास जो अमीनो एसिड है ना उसको हम लोग अल्फा अमीनो एसिड भी कहते हैं। तो कई बार जो है ना हम लोग अमीनो एसिड को हम लोग अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं, अमीनो एसिड को हम लोग अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। अल्फा अमीनो एसिड बोला करते हैं, अल्फा अमीनो एसिड बोला करते हैं। अमीनो एसिड को हम लोग अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं क्योंकि इसमें जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन होता है। इतनी बातें अमीनो एसिड के बारे में तुमको याद रखना है। जो जो बातें हुई है, अमीनो एसिड से जो होते हैं एसिड सेलेबल पूल होते हैं क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टॉन से कम होता है। वो जो है मीथेन का सब्स्टिट्यूएंट है। मीथेन के अंदर अगर तुमने कार्बोक्स एसिड ग्रुप्स, अमीन ग्रुप्स और कुछ वेरिएबल ग्रुप वगैरह जोड़े तो बन क्या जा रहा है? अमीनो एसिड बन जा रहा है। अमीनो एसिड का जो कार्बन होता है कायरल होता है, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ दे। ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जहां पे कायरलिटी नहीं आती है। वैसे बाकी सारे के सारे ऐसे हम बोल सकते हैं कि जितने भी अमीनो एसिड है उनका कार्बन अल्फा कार्बन भी होता है, इसीलिए सारे अमीनो एसिड को हम अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। कोई पूछे कि अल्फा अमीनो एसिड हमारे पास कितना है तो बोलोगे 20, बोलोगे 20। इतनी बात आ गई। अब इससे पहले कि हम अल्फा अमीनो एसिड की टाइप्स पे बात करें, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, भाई टोटल अल्फा अमीनो एसिड 20 होते हैं और इसके टाइप्स होते हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल। उसके बारे में बात करें उससे पहले हम लोग ज्वेटर आयन को डिस्कस करेंगे, एम्फोटेरिक आयन, ज्वेटर आयन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा अब टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन को अब हम लोग डिस्कस करेंगे।
ज्वेटर आयन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखो ज्वेटर आयन कैसा होता है। ज्वेटर आयन कैसा होता है देखो। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, बाद में थोड़ा थोड़ा जो जो छूट जाए बाद में लिख लेना। और वॉइस अगर क्लियर आता है तो जैसे कि हेडफोन लगा के रिवीजन करने का बहुत ज्यादा अच्छा तरीका होता है। एक बार तुम याद कर लो, खाली टाइम लग रहा है लेक्चर, चलो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जहां से तुम्हें वॉइस क्लियर आ रहा है, अगर सेल साइकिल सेल डिवीजन के 4 लेक्चर, उसमें वॉइस उतनी क्लियर नहीं है, हेडफोन लगा के ही काम चलेगा, लेकिन उसके बाद से सभी क्लियर है। सारी डाल दिया मैंने, बाद में जो 5वां लेक्चर रह गया था वो भी हमने डाल दिया है पूरा। वो है प्ले लिस्ट वगैरह भी बना दिया है, उसमें आराम से पूरा डालो एक बार, सर्च कर लो एक साथ। तो रट्टा वट्टा लगाने से कि सुनना, बातों को सुनना। अब जहां पे ऐसा है कि बकैती हो रही है वहां भगा सकते हो, बट पढ़ाई वढ़ाई के तो सुनना। चलो 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 आगे पढ़ते हैं हम लोग। कहने क्या कि ज्वेटर आयन क्या चीज है, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं, चमकीला डालते हैं। ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन क्या चीज है, ज्वेटर आयन क्या चीज है। तो आइए हम देखते हैं कि ज्वेटर आयन क्या चीज है। सबसे पहले हमें क्या करने, हमें 3 बीकर लेना। बहुत अच्छे से समझेंगे इस ज्वेटर आयन को, थोड़ा बड़ा बड़ा बीकर ले लो ताकि थोड़ा सा क्लियर कट लिखा जा सके। बड़ा सा बीकर लो, मैं इतना बड़ा ले लेता हूं, तुम्हारे पास इतना बड़ा पेज नहीं होगा, तुम थोड़ा छोटा भी ले लो क्योंकि तुम छोटा छोटा लिखोगे। ये मेरे पास लगभग 3 बीकर हो गए, बड़ा बड़ा सा। एक में सॉल्यूशन मैं रख रहा हूं, सॉल्यूशन ऐसे, ये मेरा सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का नाम रख रहा हूं मैं एसिडिक पीएच, लिखा होगा एनसीईआरटी में, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यहां पे सॉल्यूशन को मैं रख रहा हूं बेसिक पीएच के नाम से, बेसिक पीएच के नाम से, मतलब बेसिक सॉल्यूशन लिखा होगा बेसिक पीएच, बेसिक पीएच मतलब बेसिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर सॉल्यूशन जो डाल रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं कि आइसो इलेक्ट्रिक पीएच है, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन, ना एसिडिक ना पीएच, एसिडिक ना बेस, आइसो इलेक्ट्रिक, आइसो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक होगा, इसको ऐसे करो, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। ज्वेटर आयन बनाना है तो 3 तरह के सॉल्यूशन को समझना होगा। इस पीएच लिखा है लेकिन है क्या, सॉल्यूशन। आइसो का मतलब वही न्यूट्रल, आइसोटोनिक सॉल्यूशन सुना है ना, उसी तरीके का आइसो वर्ड मतलब न्यूट्रल है। अब बात क्या करते हैं ना, हम इसमें डालते हैं एक अमीनो एसिड। मेरे पास ये एक अमीनो एसिड है, मेरे पास एक अमीनो एसिड, अभी यहाँ पे आर ही ग्रुप रखो। कौन सा अमीनो एसिड, नहीं सिर्फ अमीनो एसिड्स है, सिर्फ अमीनो एसिड्स। इसमें भी डालो एक अमीनो एसिड्स को, डालते वक्त अमीनो एसिड की सूरत ऐसी होगी, इसमें भी डालो एक अमीनो एसिड्स, डालते वक्त अमीनो एसिड की सूरत ऐसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है। ठीक है, अब इस एसिड में से, एसिड में से H+ ले, क्यों ले लेगा, एसिडिक पीएच है, एसिडिक सॉल्यूशन है, इसका डोन क्या है, H+ डोनर
सॉल्यूशन कहलाएगा H प्लस डोनर। ये H प्लस डोनेट करना अपनी ज्यादा जरूरी समझता है, क्योंकि हर वक्त ये तैयार होता है कि मैं H प्लस कब दूं, क्योंकि एसिडिक हूं मैं, मेरी एक पहचान है कि मैं H प्लस दूंगा ही दूंगा। तो ये H प्लस देने के लिए तैयार है, और इसके पास है लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। वो लोन पेयर देने में लगा रहता है, कोई लोन पेयर ले ले। और ये H प्लस देने में, H प्लस मतलब खाली कमरा, खाली कमरा मतलब 2 लोग रह सकते हैं, एक रूम 2 लोगों के लिए है, ठीक है, आजरा अपार्टमेंट है एक रूम दो लोगों के लिए है और वो है खाली। तो यहाँ पे तो H प्लस है, किसका सॉल्यूशन का H प्लस का मतलब एक खाली कमरा है। और इसके पास है क्या, इसके पास है क्या, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है और वो लोन पेयर इसमें दे देगा, तो बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ, बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ। और याद रहे कि केमिकल बॉन्डिंग अगर याद करो तो लोन पेयर जब दे के बॉन्ड बनता है तो जो देता है उसको पॉजिटिव साथ आ जाता है। ये बात सही है, सीधा सीधा मैंने बात कर लिया केमिस्ट्री के हिसाब से। जैसे अब यहाँ पे NH2 नहीं क्या होगा, NH3 होगा, लेकिन N पे प्लस चार्ज होगा, N पे प्लस चार्ज होगा, बाकी सारी चीजें सेम होगी। क्या बन गया, क्या बन गया, पॉजिटिव अमीनो एसिड्स। अगर अमीनो एसिड को एसिडिक पीएच में डालते हो तो कैसा अमीनो एसिड बनेगा, पॉजिटिव अमीनो एसिड बनेगा, पॉजिटिव अमीनो एसिड बनेगा। ए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से करंटली बहुत जरूरी सवाल कर रहे हो तो ज्वेटर पे भी सवाल अक्सर आता रहता है। अब बेसिक पीएच में तुमने डाला है, अब बेसिक पीएच एंड बेसिक सॉल्यूशन का क्या काम है, क्या काम है, H प्लस लेना, H प्लस देना एसिड का, H प्लस लेना इसका। तो H प्लस एक्सेप्टर है, ये कहीं ना कहीं तुम केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे कि वहां पे 3 लॉ है, ठीक है, एक तो आर्हेनियस लॉ है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, और एक है जो लॉरी ब्रॉन्सेट कॉन्सेप्ट है, और एक और है एडवांस कॉन्सेप्ट है, आई थिंक एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट है, अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा। चलो हम केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लॉरी ब्रॉन्स्टेट है ना, उसके हिसाब से एसिड का मतलब H प्लस डोनर होता है और बेस का मतलब H प्लस एक्सेप्टर होता है। अब H प्लस कहेगा कि मुझे चाहिए H प्लस, मैं बेसिक हूं मुझे चाहिए, तो अब कहां कहेगा कौन देगा, कौन देगा, यहाँ तो H प्लस देखो ये नहीं दे सकता, ये देगा, क्योंकि इन दोनों में ये तो सॉल्यूशन बेसिक है, ठीक है, सॉल्यूशन बेसिक है। अब ये आपस में नहीं ले रहा H प्लस ना, इसमें से लेगा। अब बात ये होगी कि इन दोनों में से H प्लस कौन देगा, ये तुम समझ लो कि इन दोनों में से H प्लस कौन देगा, ये H प्लस देगा या ये H प्लस देगा। H प्लस देने की कैपेसिटी किसकी होती है, एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर मतलब H प्लस डोनर, ठीक है, और बेस क्या होता है, H प्लस एक्सेप्टर, H प्लस एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर होता है। ये लॉरी ब्रॉन्स्टेट का कॉन्सेप्ट है, H प्लस एक्सेप्टर है, अनिक इक्विलिब्रियम में तुम पढ़ोगे H प्लस एक्सेप्टर है। इसमें ये अमोनिया क्या है, बेस, तो ये क्यों देगा, बेस बेस तो भाई भाई इसे नहीं लेगा, लूटेगा किसको, ये एसिड को, एसिड में H प्लस है क्योंकि एसिड ग्रुप है, वहां से H को निकाल देगा, यहां से H को निकाल के यहां पे H प्लस ले लेगा ये, तो क्या बन जाएगा अंदर, अंदर हालात तो चेंज हो गए। अब क्या बनेगा, ये NH2CHCOO माइनस है, यहां माइनस है, माइनस है, एक मिनट, माइनस है, ये माइनस है, और माइनस है तो फिर एसिड कैसा हो गया, नेगेटिव अमीनो एसिड हो गया, नेगेटिव अमीनो एसिड है। यहां पे ये तो ना लेगा ना देगा, पर अमीनो एसिड की आदत है कि H प्लस या तो लो मुझसे या तो दो, ऐसे ही नहीं आ सकते, तो कहेगा कि भाई तुम H प्लस मुझे दे दो, चले
कि सॉल्यूशन तो कुछ नहीं कर रहा, वो बेचारा तो मरा हुआ है। ऐसा करते हैं कि एसिड तुमको H+ देने का मन करता है और मुझे H+ लेने का मन करता है, तो मैं क्या करता हूं कि तुम्हारा जो है ये H+ अपने पास रख लेता हूं। तो फिर क्या हो जाएगा, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, बनेगा क्या, NH3। अब NH3 आने की वजह से प्लस, कैसे लिया H+, तो इसने तो तोड़ा तो H+ कर दिया, इसने अपना लोन पे दे के उसको लिया, ऐसे फ्री में थोड़ी ना देगा, ठीक है। और यहाँ पे C, H इसलिए है R, और यहाँ पे माइनस भी आया। सॉल्यूशन ने कुछ नहीं किया, आपस में इन लोगों ने एक्सचेंज किया, दोनों चार्ज आ गए, निगेटिव भी पॉजिटिव भी ना, उसको अब हम बोल सकते हैं निगेटिव अमीनो एसिड, ना मिल से बोल सकते हैं पॉजिटिव अमीनो एसिड, तक बोलेंगे क्या, एम्फोटेरिक अमीनो एसिड्स। और ये एक आयनिक फॉर्म में आ गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक आयन, एम्फोटेरिक आयन, इसको हम एम्फोटेरिक आयन बोलेंगे, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, ज्विटर आयन बोल सकते हैं, इसको हम लोग ज्विटर आयन बोल सकते हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे थे ना, वो यही है ज्विटर आयन, इस तरीके का होता है ज्विटर आयन। अब तुम्हें ऑप्शन में होता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्विटर आयन, 4-5 ऐसे स्ट्रक्चर बना के रखे होंगे, उसमें से तुम्हें ज्विटर आयन चुनना है। सिंपल बात है, अमोनिया पे पॉजिटिव होना चाहिए और एसिड ग्रुप के ऊपर नेगेटिव होना चाहिए, और ये भी देख लेना कि अमीनो एसिड है कि नहीं, ऑप्शन में अमीनो एसिड ही नहीं होता। मान लिया कि यहाँ पे कुछ फेर बदल कर दिया उसने, ऊपर R लिख दिया, नीचे भी R लिख दिया, ऊपर CH3 दे नीचे CH3, और अमीनो एसिड नहीं बचेगा, ऊपर H+ होना जरूरी है, एक तरफ H, ऊपर नीचे की बात नहीं है, एक प्लस H+ होना एक जरूरी है, इन दोनों के अलावा, इन दोनों ग्रुप के अलावा एक H+ होना जरूरी है, उसके बाद कुछ बदल जाए तो बदल जाए, उसके बाद कुछ बदल जाए। बहुत से ऐसे सवाल तुम्हारे सामने आएंगे जहां पे अमीनो एसिड ही नहीं होगा, ज्विटर आयन की तो दूर की बात है, और तुम लगा के चले आओगे, सिर्फ दो ही चीज देखोगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, खुश होते रहोगे, बाद में पता चला कि 5 नंबर कम हो गए, और वो हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए वो सवाल बहुत आसान था, तुमने ट्रक से मार दिया था। पर यह सवाल को पूरा देखना है, सवाल के साथ साथ पूरा का पूरा ऑप्शन भी देखना है, ऑप्शन को भी समझना है, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करना, और जल्दी इतना ही करना है तो प्रैक्टिस के साथ आपकी निगाहें आंखें इतनी तेज होना चाहिए कि धाड़ 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन भी पढ़ लिया, सारे ऑप्शन को भी पढ़ लिया और एनालाइज भी कर लिया 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड के अंदर। इसके लिए प्रैक्टिस करना है, ना कि जल्दी अपनी तरफ से जबरदस्ती जल्दी नहीं करना, अगर नहीं जल्दी हो रहा तो स्लो ही करो अभी, पर यह कि प्रैक्टिस बढ़ाते बढ़ाते होने लगेगा क्वेश्चंस। अंग्रेजी कमजोर होता है बहुत सारे लोगों को, उसमें टाइम लगता है, अब क्या करें उसको, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अंग्रेजी ठीक हो जाती है। यहाँ पर स्पीकिंग कोर्स का काम नहीं है कि तुमने अमेरिकन इंग्लिश ज्वाइन कर लिया, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तुमको। बहरहाल हम लोगों ने ज्विटर आयन को डिस्कस कर लिया, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया। हम अब जो है हम लोग कल लेक्चर में पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स के टाइप्स 20, जो अमीनो एसिड हमारे पास जो अल्फा अमीनो एसिड्स है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक एसेंशियल अमीनो एसिड, एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारे खाने में पहले से मौजूद है, हम यहाँ इस खाने में प्रोटीन मिलता है, इस खाने में ये मिलता है, वो मिलता है, खाने में ऑलरेडी मौजूद है, उसे हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। पर सारे के सारे अमीनो एसिड खाने में नहीं होता, सिर्फ कुछ ही है, 8-10 ही है जो खाने में होता है, बाकी सब जो है बॉडी में अंदर आने के बाद चेंज होकर अमीनो एसिड बनता है, उसी एसेंशियल अमीनो एसिड से ट्रांसफॉर्म होता है। 20 एसेंशियल अमीनो एसिड है, लेकिन एसेंशियल अमीनो एसिड हमें खाने से चाहिए होता है, एसेंशियल आपके बॉडी में, और वही नॉन एसेंशियल में तब्दील होता है, तब्दील होता है। जो डाइट में मौजूद है उस एसेंशियल, जो बॉडी में आके या फिर ट्रांसफॉर्म हो उसको नॉन एसेंशियल बोलते हैं। और हम यही पढ़ेंगे कल के कौन कौन से एसेंशियल है, कौन कौन से नॉन एसेंशियल है, ये बहुत मजेदार टॉपिक है यहाँ से, और चैप्टर ये बहुत अच्छा है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि 4 सवाल आएगा नीट में तो आएगा, और 4 सवाल नीट में मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया उसका, अपने आप में बहुत कहानियां हो गई। तो जितना पढ़े हम याद करें, एक तो इसको, ठीक है।